हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। ये क्या बन गया? छोड़ो, जो बन रहा अपने आप बन रहा है। जम्मू और कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने की बैठक, कहा जल्द आतंक मुक्त जम्मू और कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में कहा कि केंद्र सरकार सभी सुरक्षा बलों के एकजुट प्रयासों के साथ जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने और संपूर्ण वर्चस्व स्थापित करने के प्रति कटिबद्ध है। गृह मंत्री ने आतंकी घटनाओं, घुसपैठ और आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती में उल्लेखनीय गिरावट के लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम जारी कर रखने का निर्देश दिया। शाह ने एरिया डोमिनेशन प्लान और ज़ीरो टेरर प्लान का क्रियान्वयन मिशन मोड में करने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक IB, रॉ प्रमुख, सेना अध्यक्ष, GOC-INC उत्तरी कमान, DGMO जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम जल्द से जल्द आतंक मुक्त जम्मू और कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इसके लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी से पता चलता है कि उनका देश के लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को इकोसिस्टम लगभग खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा NCR में आने वाले राज्य दिल्ली की तरह पूरे साल पटाखों के स्टॉक व बिक्री बैन। सुप्रीम कोर्ट ने NCR के राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को दिल्ली की तरह पूरे साल पटाखों के स्टॉक और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जस्टिस AS ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने NCR के राज्यों को ग्रैप के अनुपालन की मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। दिल्ली में पूरे साल पटाखों के स्टॉक और बिक्री पर रोक। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील शादन फरसात ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में पूरे साल पटाखों के स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका असर तभी पड़ेगा जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो, इसलिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी ऐसा ही करें। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि उसने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। वहीं राजस्थान सरकार ने कहा कि उसने NCR में आने वाले इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। NCR वाले इलाकों के लिए गठित टीमें कोर्ट ने कहा कि ग्रैप के अनुपालन की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की टीम दिल्ली में प्रवेश वाले स्थानों पर ग्रैप का अनुपालन सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा कि NCR वाले इलाकों के लिए गठित टीमें कोर्ट कमिश्नर के रूप में काम करेंगी। सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को देखते हुए ग्रैप 4 दोबारा लागू किया गया है। तब कोर्ट ने वायु गुणवत्ता की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कोर्ट के पहले के दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर फैसला लेने की छूट दी। भारतीय मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2030 तक बढ़कर $30 अरब होने का अनुमान, अनुप्रिया पटेल। भारतीय मेडिकल डिवाइस सेक्टर का आकार 2030 तक बढ़कर $30 अरब होने की उम्मीद है। यह बयान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को दिया। भारतीय उद्योग परिसंघ के 21वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि देश की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं, तकनीकी नवाचारों, सरकारी सहायता और उभरते बाजार अवसरों से इसकी अपार विकास क्षमता बनी है। उन्होंने कहा कि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है और शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में शामिल है। केंद्रीय मंत्री पटेल ने आगे कहा कि भारत में मेडिकल डिवाइस सेक्टर को एक उभरते सेक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि देश की बढ़ती हेल्थ केयर आवश्यकताओं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सरकारी समर्थन और उभरते बाजार अवसरों के कारण इसमें अपार विकास की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा
आगे कहा कि भारतीय मेडिकल डिवाइस सेक्टर का साइज करीब 14 अरब डॉलर का है, जो 2030 तक बढ़कर 30 अरब डॉलर होने का अनुमान है। राज्य मंत्री ने कहा कि मेडटेक उद्योग एक मजबूत और अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए रोगियों, भुगतानकर्ताओं, प्रदाताओं और नियामकों को जोड़ने वाले कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। उन्होंने 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ावा देने की सरकारी योजना के शुभारंभ के बारे में भी बताया, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मेडिकल डिवाइस इकोसिस्टम को मजबूत करने, घरेलू विनिर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताया। पीएम गति शक्ति परियोजना के तहत प्रमुख रेल और सड़क अवसंरचनाओं का किया गया आकलन, विकास में मदद मिलने की उम्मीद। नेटवर्क योजना समूह एनपीजी की 85वीं बैठक में पीएम गति शक्ति एनएमपी के सिद्धांतों के अनुरूप 5 परियोजनाओं, 2 रेलवे और 3 राजमार्ग विकास परियोजनाओं का आकलन किया गया। इसके तहत मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास और आर्थिक और सामाजिक ढांचे के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी और समन्वित परियोजना कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ावा मिलने, यात्रा समय में कमी आने और पर्याप्त सामाजिक आर्थिक लाभ के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने में मिलेगी मदद। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है, जिससे हर क्षेत्र में निर्बाध संपर्क सुविधा सुनिश्चित होगी। यह पहल एकीकृत और सतत विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे मल्टी मॉडल परिवहन प्रणालियों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेंद्र अहीरवार ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बंदरगाह तक लौह अयस्क को पहुंचाने में मिलेगी सुविधा। झारखंड और ओडिशा में मौजूद कॉरिडोर के समानांतर 85.88 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन बनाने के लिए डोंगा पोसी जरोली परियोजना लाई गई है। ये लाइनें खनिज समृद्ध क्योंझर क्षेत्र से औद्योगिक केंद्रों और पारादीप बंदरगाह तक लौह अयस्क के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे कोयला, जिप्सम और उर्वरक जैसी थोक वस्तुओं की निर्बाध और कुशल ढुलाई सुनिश्चित होगी। यह परियोजना क्षमता बढ़ाएगी, व्यापार दक्षता में सुधार करेगी और लौह अयस्क की तेजी से निकासी होगी, जिससे पूर्वी और उत्तरी भारत में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। बाराबंकी और बहराइच और गोंडा के लोगों को मिलेगा लाभ। बुडवाल गोंडा के कचहरी परियोजना में 55.75 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन शामिल है, जो मौजूदा दोहरी लाइनों और चल रही तीसरी लाइन के काम का पूरक बनाती हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित यह परियोजना बाराबंकी, बहराइच और गोंडा जिलों में संपर्क सुविधा को बढ़ाएगी, जिससे यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई में सुधार होगा। NH-27 भारत नेपाल सीमा को जोड़ेगी। क्षमता में वृद्धि के साथ यह लाइन प्रमुख क्षेत्रों से पूर्वोत्तर तक कोयला, सीमेंट, उर्वरक और इस्पात सहित वस्तुओं की आवाजाही को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे रसद दक्षता और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। बाराबंकी बहराइच परियोजना NH-927 कॉरिडोर के 101.54 किलोमीटर हिस्से को 6 लेन वाली संरचनाओं के साथ 4 लेन की उन्नति करने पर केंद्रित है। यह बेहतर संपर्क सुविधा लखनऊ श्रावस्ती एयरपोर्ट NH-27 भारत नेपाल सीमा को जोड़ेगी, जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में व्यापार में सुविधा होगी और यात्रा समय में काफ़ी कमी आएगी। यह परियोजना उद्योगों, पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को बढ़ाएगी और आर्थिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। 4 लेन वाली ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना विकसित की जाएगी। कानपुर कबरई राजमार्ग परियोजना के तहत 6 लेन वाली 118.8 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना विकसित की जाएगी, जो कानपुर रिंग रोड को NH-35 पर कबरई से जोड़ेगी। यह 7 रेलवे स्टेशनों और 3 हवाई अड्डों को मल्टी मॉडल संपर्क सुविधा से जोड़ेगी, जिससे कानपुर, हमीरपुर और मोहाबा जिलों तक पहुंचना आसान होगा। यह परियोजना औद्योगिक विकास, पर्यटन और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगी, जिससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। परियोजना के सुचारू संचालन से क्षेत्रीय व्यापार मजबूत होगा। सिंघना तिंतवार परियोजना में राजस्थान में NH-311 के साथ 40.725 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सिस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे प्रस्तावित है। वर्तमान की सिंगल टू इंटरमीडिएट लेन रोड की चुनौतियों का समाधान करके यह परियोजना सीकर
नागौर, जोधपुर, दिल्ली में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही में सुधार लाएगी। इस परियोजना से सुचारू संचालन में सुविधा होगी, क्षेत्रीय व्यापार मजबूत होगा तथा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ आयोजन के लिए 1.5 लाख टॉयलेट और 25,000 डस्टबिन लगाने की तैयारी। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में प्रयागराज नगर निगम द्वारा पूरी प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए संतों के सर्वोच्च संगठन अखाड़ा परिषद ने भी महाकुंभ 2025 को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस वर्ष स्नान के लिए निर्धारित प्रमुख दिनों पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 करोड़ श्रद्धालुओं और एवं स्थायी रूप से 50 लाख कल्पवासियों के ठहरने का अनुमान है। स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित प्लास्टिक मुक्त को महाकुंभ की तैयारियों के साथ ही स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए मेला क्षेत्र में लाखों की संख्या में टॉयलेट और डस्टबिन भी लगाए जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साधने और सफल बनाने की दिशा में विशेष कार्य योजना तैयार कर उसके दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया गया। सभी कार्य मिशन मोड पर शुरू किए जा चुके हैं ताकि महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक हो बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छता की दृष्टि से भी एक प्रेरक बन सके। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन केंद्र सरकार जल्द कर सकती है लॉन्चिंग, ईवी सेगमेंट को मिलेगा बूस्ट। केंद्र सरकार जल्द ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च करने का ऐलान कर सकती है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी और स्टोरेज को लेकर केंद्र सरकार ने इस स्ट्रेटेजिक मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि इस मिशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाना है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये मिशन 6 साल की अवधि के लिए शुरू किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद है। मिशन के लिए प्राथमिक तौर पर 30,000 करोड़ रुपए का बजट। केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किए जाने वाले नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए प्राथमिक तौर पर 30,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंसेंटिव दे सकती है। इसके साथ ही इसमें बैटरी रिसाइकलिंग के लिए भी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया जा सकता है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ऐलान इसी साल बजट में किया गया था। दावा किया जा रहा है कि इस मिशन में भारत के क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम को चौतरफा समाधान 360 डिग्री सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है? बताया जा रहा है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत देश में और दूसरे सहयोगी देशों में लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और माइनिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही इन क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए अलग से इंसेंटिव देने का ऐलान भी किया जा सकता है। इस मिशन के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में बैटरी रिसाइकलिंग की बात को काफ़ी महत्ता दी गई है। ड्राफ्ट में बताया गया है कि बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मिनरल्स की रिसाइकलिंग का प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI जैसी कोई स्कीम भी लाई जा सकती है। भारत चीन संबंध, UN चीफ ने किया बीजिंग नई दिल्ली कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत चीन के बीच हुए नवीनतम समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार लाना और सीमा मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाना है। बयान में कहा गया है कि हम द्विपक्षीय कूटनीति के इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम का स्वागत करते हैं। द्विपक्षीय कोशिशों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटान की प्रशंसा की जानी चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के दौरे पर हैं। वह विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुधवार को बीजिंग में आयोजित हुई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से वांग यी ने इस बैठक में भाग लिया। वांग यी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री हैं। भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर 136 वंदे भारत रेलगाड़ी सेवाएं जारी। अश्वनी वैष्णव। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर वर्तमान में
कार वाली 136 वंदे भारत रेल सेवाएं जारी हैं। अक्टूबर 2024 तक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की कुल क्षमता 100% से अधिक होगी। 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें निर्माणाधीन हैं। उन्होंने लोकसभा में एक वक्तव्य में बताया कि देश में इस समय लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निर्माणाधीन है। पहला प्रोटोटाइप निर्मित हो चुका है और इसका फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा 200 वंदे भारत स्लीपर रैक के निर्माण का काम भी प्रौद्योगिकी भागीदारों को सौंपा गया है। सभी रेलगाड़ियों की उद्योग में आने की समय सीमा उनके सफल परीक्षणों पर निर्भर है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि 2 दिसंबर 2024 तक देश भर में छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर 136 वंदे भारत रेलगाड़ियां सेवाएं जारी हैं। भारतमाला परियोजना के तहत पिछले 7 वर्षों में 18,714 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण। नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी कि भारतमाला परियोजना के तहत अब तक 18,714 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह परियोजना 2017 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में कनेक्टिविटी सुधारना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। इसके तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 26,425 किलोमीटर लंबाई वाली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए अब तक 4.72 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस योजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे तटीय राज्यों में कई परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें 424 किलोमीटर लंबाई वाली 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 189 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3,856 किलोमीटर लंबाई की 190 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी कुल लागत 81,540 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं को 2028 तक पूरा करने की योजना है। वित्त वर्ष 2024-25 में इन परियोजनाओं के लिए 19,338 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगी डीप ओशन मिशन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसून मिशन मौसम और डीप ओशन मिशन DOM शुरू किए हैं। इनमें से DOM से देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है। डीप ओशन मिशन को भारत सरकार के ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अहम परियोजना के रूप में देखा जा सकता है। वर्ष 2021 से डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 7 सितंबर 2021 से डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था। दरअसल ब्लू इकोनॉमी में मछली पकड़ना और अन्य गतिविधियां शामिल हैं, जो देश के लिए बेहद फायदेमंद हैं। वहीं DOM एक बहुमंत्रालयी बहुविषयक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में रहने वाले और निर्जीव संसाधनों की खोज करना है, ताकि ब्लू इकोनॉमी का समर्थन किया जा सके और महासागर संसाधनों का सतत दोहन किया जा सके। DOM के उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों की बेहतर समझ के लिए हैं, जिससे नीली अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के प्रयासों में सहायता मिलेगी। DOM की गतिविधियां ब्लू इकोनॉमी के घटकों जैसे मत्स्य पालन, पर्यटन और समुद्री परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलीय कृषि, समुद्र तल संसाधन अन्वेषण गतिविधियां और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में मदद करेगी। DOM के तहत विकसित की गई प्रौद्योगिकियां महासागरों की खोज करने और संभवतः ऊर्जा, मीठे पानी, रणनीतिक खनिजों जैसे निर्जीव संसाधनों का दोहन करने में मदद करेंगी। डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने अपना बहुमूल्य अभिलेखीय संग्रह भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को किया दान। उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, पत्रकार, लेखक और साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने अपना बहुमूल्य अभिलेखीय संग्रह देश के राष्ट्रीय अभिलेखागार को दान कर दिया है। इस संग्रह में विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियां, तस्वीरें, दुर्लभ पुस्तकें, हस्तलिखित नक्शे एवं स्थानीय कपड़ा डिजाइनरों के हजारों डिजाइन शामिल हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने इस अमूल्य विरासत को डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत संग्रह नाम से संरक्षित करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी भारत के पत्र सूचना कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में के माध्यम से दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अभिलेखागार इस संग्रह का अभिलेखीय संरक्षण एवं डिजिटलीकरण करेगा और जल्द ही अपनी ऑनलाइन पोर्टल अभिलेख www.abhilekpatal.in JSPUI पर शोधकर्ताओं एवं आम लोगों को देखने के लिए उपलब्ध कराएगा। मुंबई नाव दुर्घटना, PM मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट अरब सागर में करंजा के उरण में पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही पीएम मोदी ने इस दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने राहत कोष की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नाव दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने नाव दुर्घटना पर जताया दुख। इससे पहले एक पोस्ट में पीएम मोदी ने मुंबई में नाव दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। प्रभावित लोगों को प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। गंगा नदी डॉल्फिन को असम में पहली बार किया गया टैग, वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। गंगा नदी डॉल्फिन को असम में पहली बार टैग किया गया है, जो राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बुधवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि गंगा नदी डॉल्फिन को असम में पहली बार टैग किया गया है, जो राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। टैगिंग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय कैंपा प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के बीच भारतीय वन्यजीव संस्थान के समर्थन से एक सहयोगी परियोजना का हिस्सा थी। यह परियोजना हमारे राष्ट्रीय जलीय पशु के संरक्षण की हमारी समझ को गहरा करेगी। बता दें कि गंगा नदी डॉल्फिन, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदी प्रणालियों में व्यापक रूप से वितरित की जाती थी, ने हाल के वर्षों में अपनी आबादी में गिरावट देखी है। एनईपी के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से योगदान दे अल्पसंख्यक संस्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को अक्षरशः लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए बुधवार को कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान एनईपी के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से योगदान दें। प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत नेतृत्व करेगा और दोहराया कि विकसित भारत का सपना जाति या धर्म से परे सभी भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से भी साकार हो सकता है। भारत का समावेशी समाज वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के 20वें स्थापना दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 का लेंटर एंड स्पिरिट में क्रियान्वयन आज समय की मांग है। प्रधान ने कौशल विकास और अकेडमिक बैंक क्रेडिट एनसीआरएफ जैसी पहलों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनईपी के तेज क्रियान्वयन, एनईपी के तहत एनसीआरएफ जैसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट को लागू करने में अल्पसंख्यक संस्थानों को और अधिक सहयोग करना होगा। हुनर को जब हम एकेडमिक क्रेडिट में बदलेंगे, उसी से सबके विकास का रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये संविधान ही है जिसने देश के अल्पसंख्यकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यकों को बेहतर विजन देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 10.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जाति और धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आत्मसात कर हर वंचित को आवास, बैंक खाता, गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं दी हैं। प्रधान ने कहा कि हमारे लिए जाति, धर्म नहीं बल्कि गरीब, किसान, महिला, युवा महत्वपूर्ण है। इनका समुचित विकास ही हमारा ध्येय है। भारत में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की संख्या 115.12 करोड़। ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 57% तक पहुंचा। भारत में मोबाइल के प्रयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या 31 अक्टूबर तक 115.12 करोड़ हो गई है। संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमन्ना सानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश के 6,44,131 गाँवों में से लगभग 6,23,622 गाँवों में अब मोबाइल कवरेज है। मोबाइल टावरों की स्थापना के साथ कनेक्टिविटी के विस्तार, सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं टीएसपी द्वारा चरणबद्ध तरीके से आबादी रहित गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके अलावा सरकार देश के ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के जरिए
दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू कर रही है। 42,000 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण। डिजिटल भारत निधि द्वारा फंडेड भारतनेट परियोजना, जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था, को देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट फेज़ 1 और फेज़ 2 के मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड, शेष लगभग 42,000 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण, 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव और कुल 1,39,569 करोड़ रुपए की लागत से उपयोग के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था। ESIC ने अक्टूबर महीने में 17.80 लाख नए सदस्य जोड़े। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अक्टूबर में 17.80 लाख नए कर्मचारी जोड़े हैं। ESIC ने अक्टूबर 2023 में 17.28 लाख नए सदस्य जोड़े थे। इस तरह पिछले साल की तुलना में ESIC से जुड़ने वाले नए ग्राहकों के नामांकन में 3% की वृद्धि हुई। अक्टूबर 2023 की तुलना में 3% की वृद्धि। ESIC के अस्थायी पैरोल आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर 2024 में 17.80 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए। अक्टूबर 2023 की तुलना में इसमें 3% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर महीने में 21,588 नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। महिला अंशधारकों की संख्या में 3.52 लाख की बढ़ोतरी। ESIC के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में जोड़े गए 17.80 लाख कर्मचारियों में से 8.50 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु के वर्ग के हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में महिला अंशधारकों की संख्या में शुद्ध रूप से 3.52 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही इस दौरान जोड़े गए कुल 42 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को ESI योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, जो समाज के हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ESIC की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की लापता लेडीज ऑस्कर की रेस से बाहर। हिंदी फिल्म संतोष ने बनाई जगह। किरण राव की लापता लेडीज़ को भारत में दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन यह फिल्म ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है। इससे भारत की ओर से ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था। 97वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली फिल्म अंतिम 15 फिल्मों की जगह नहीं बना सकी। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने फिल्म के बाहर होने की घोषणा की। अब इन शीर्ष 15 फिल्मों में से 5 को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनमें से एक पुरस्कार जीतेगी। ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो चुकी लापता लेडीज़ के चुनाव को भारतीय अमेरिकी म्यूज़िक कंपोज़र रिकी केज ने गलत बताया है। केज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर लिखा कि इसे बाहर होना ही था। हिंदी फिल्म में संतोष ने 15 फिल्मों की सूची में जगह बनाई है। वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के विरोध में आज कंटरा बंद का ऐलान। अच्छा, ये भूल अंतिम 15 फिल्मों की सूची में ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता संध्या सूरी की फिल्म संतोष किसकी है? संध्या सूरी भी शामिल है। अंतिम 15 में जगह बनाने वाली संध्या सूरी की फिल्म संतोष ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगी। इस फिल्म का निर्देशन संध्या सूरी ने किया है। यह फिल्म हिंदी भाषा में शूट की गई है। इसमें शाहाना गोस्वामी मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म में सुनीता राजवार, संजय बिश्नोई, कुशल दुबे और अन्य कलाकारों ने सहायक भूमिका निभाई है। वहीं अंतिम 15 में जगह बनाने वाली फिल्मों में आई एम स्टिल हियर ब्राज़ील की, यूनिवर्सल लैंग्वेज कनाडा, एमिलिया पेरेज द गर्ल विद द निडल डेनमार्क, वेव्स चेक गणराज्य, द सीड ऑफ द स्क्रेड फिग जर्मनी, टच आइसलैंड, निकैप आयरलैंड, वर्मिंग्लियो इटली, फ्लो लातविया, आर्म्ड नॉर्वे, फ्रॉम ग्राउंड जीरो फिलिस्तीन, डाहोमी सेनेगल और हाउ टू मेक मिनियल्स बिफोर ग्रैंडमा डाइज थाईलैंड शामिल हैं। ऑस्कर अवार्ड का ऐलान 17 जनवरी को किया जाएगा। 2 मार्च को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी। वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के विरोध में आज कांट्रा बंद का ऐलान। वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के विरोध में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आज बुधवार को कांट्रा बंद का ऐलान किया है। समिति ताराकोट रोपवे परियोजना का विरोध कर रही है।
माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों कहा कि होटल, गेस्ट हाउस, टैक्सी, ऑटो चालकों सहित सभी दुकानदार सुबह 11 बजे शालीमार पार्क में एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस और पीडीपी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ताराकोट मार्ग से सांझी छत के बीच 12 किलोमीटर के मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से यात्री रोपवे परियोजना को आगे बढ़ने का फैसला किया था। यात्रा मार्ग के दुकानदार, पिड्डू पालकी वालों के साथ स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आजीविका के नुकसान का डर है। भारत चीन सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए आज 18 दिसंबर को बीजिंग में वार्ता। भारत और चीन सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए आज बुधवार को चीन की राजधानी बीजिंग में वार्ता होगी। बीजिंग में होने वाली इस विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। वहीं चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अजीत डोभाल पहुंचे बीजिंग। गौरतलब है वार्ता के इस तंत्र को बहाल करने का निर्णय 23 अक्टूबर को रूसी शहर कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में लिया गया था। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अजीत डोभाल बीते दिन मंगलवार को बीजिंग पहुंचे। विशेष प्रतिनिधि स्तर वार्ता पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल-मई 2020 से चल रहे मौजूदा तनाव को समाप्त करने के बाद शुरू की जा रही है। अब तक 22 चरण की हो चुकी है बातचीत। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की व्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जुलाई 2003 की बीजिंग यात्रा के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो सके। तब से अब तक 22 चरण की बातचीत हो चुकी है। डोभाल वर्ष 2014 से 2019 तक इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 5 वर्ष बाद हो रही विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 5 वर्ष बाद हो रही है। इसकी शुरुआत फिर करने की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में बनी थी। उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।